मार्च 2004। श्रीनगर की वो जमा देने वाली ठंड और एक पुराने लकड़ी के घर के अंदर माहौल में धुआं और तनाव दोनों घुले हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के दो खूंखार आतंकवादी अबू तरारा और अबू साजार अपने ही एक नए साथी को घूर रहे हैं, इफ्तिकार। और वो उनके लिए कावा लेकर आता है। हाँ, और तभी सजार उस पर अपनी AK-47 तान देता है और तरारा की आवाज गूंजती है, इफ्तिकार, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम हो कौन? और बस उस एक पल में एक भारतीय कमांडो के पूरे गुप्त मिशन का, आप कह सकते हैं, पूरा दारोमदार टिका हुआ था। मतलब यहाँ तनाव सिर्फ पकड़े जाने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वो लम्हा है जहां आपकी ट्रेनिंग, आपकी हिम्मत और सबसे ज्यादा आपके दिमागी संतुलन का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। एक गलत शब्द, आंखों में जरा सी शिकन और सब कुछ खत्म। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये दिमागी शतरंज की एक बहुत ही खतरनाक बाजी थी। और यही है हमारी आज की पड़ताल का विषय, मेजर मोहित शर्मा की असाधारण कहानी। एक ऐसा जांबाज जिसने इफ्तिकार भट्ट बनकर आतंकियों के बीच 2 हफ्ते बिताए और बाद में एक अलग मिशन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम उनके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण अभियानों को समझने की कोशिश करेंगे, जो उनके साहस, उनकी बेजोड़ रणनीति और उनके नेतृत्व की मिसाल है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मेजर मोहित शर्मा, जिन्हें उनके दोस्त माइक बुलाते थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़े थे। अच्छा। 12वीं के बाद महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो गया था, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। मतलब एक तयशुदा रास्ता था उनके सामने। बिल्कुल, पर उन्होंने घर वालों को बिना बताए NDA की परीक्षा दी और पास भी कर ली। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो फौज में जाएं। तो जब NDA का कॉल लेटर आया तो उन्हें बताया ही नहीं गया था। अरे हाँ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं तो वो बिना किसी को बताए इंटरव्यू देने भोपाल चले गए और वहां भी चुन लिए गए। ये तो कमाल है। मतलब एक तरफ इंजीनियरिंग की एक सेट जिंदगी और दूसरी तरफ फौज का अनिश्चित रास्ता, जिसे उन्होंने छिपकर चुना। ये उस जुनून को दिखाता है जो कुछ लोगों में होता है, जिसे हम कॉलिंग कहते हैं। उनके लिए फौज सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, एक मकसद था। बिल्कुल। और यहीं से पता चलता है कि वो किस मिट्टी के बने थे। जब कोई चीज ठान ली तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो पीछे नहीं हटते थे। ये उनके चरित्र की नींव थी। और उनकी पहली चुनौती तो फौज में जाने से पहले ही आ गई थी। हाँ, वो वजन वाली बात। जी, मेडिकल टेस्ट में उनका वजन 6 किलो कम था और उनके पास सिर्फ 4 हफ्ते थे। उनकी माँ ने दिन रात एक कर दिया, दूध, केले, हाई प्रोटीन डाइट। और नतीजा? 4 हफ्तों में उनका वजन 8 किलो बढ़ गया। देखिए, ये कहानी सुनने में भी बहुत सीधी लगती है, लेकिन ये उनकी मानसिकता का पहला सबूत है। उनके लिए नहीं हो सकता जैसा कोई विकल्प था ही नहीं। जो मिशन मिला उसे पूरा करना है। हाँ, चाहे वो वजन बढ़ाना हो या दुश्मन को खत्म करना। ये स्पेशल फोर्सेस की मानसिकता का, कह सकते हैं, बीज था जो बहुत पहले ही पड़ चुका था। उनकी सैन्य यात्रा 1999 में 5 मद्रास रेजिमेंट से शुरू हुई। फिर आया ऑपरेशन पराक्रम। 2001 में संसद पर हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर जो सबसे बड़ी सैन्य तैनाती हुई थी, माहौल एकदम जंग जैसा था। और वहीं उन्होंने पहली बार पैरा SF कमांडो को एक्शन में देखा। और उस माहौल में पैरा SF को देखना किसी भी युवा अफसर के लिए एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव हो सकता है। वो सबसे मुश्किल काम करते हैं, सबसे कम संसाधनों में, और हमेशा सबसे आगे रहते हैं। बिल्कुल। मेजर शर्मा ने उन्हें देखा और शायद खुद का अक्स उनमें पाया। उन्होंने ठान लिया कि यही उनकी असली जगह है। पहली कोशिश में वो नाकाम भी रहे। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2003 में आखिरकार वो पैरा SF का हिस्सा बन गए। तो अब आते हैं उनके उस मिशन पर जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। साल 2004, कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। और 2 नाम सबसे ज्यादा कुख्यात थे, अबू तरारा और अबू साजार। इन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी 1 पैरा SF को दी गई, लेकिन इन पर सीधा हमला करना आसान नहीं था। आसानी नहीं, बेवकूफी होती। ये सिर्फ बंदूक चलाने वाले आतंकवादी नहीं थे, ये नेटवर्क के सरगना थे। मतलब इनके पास सारी जानकारी थी, हर आतंकी मॉड्यूल, हर खबरी और हर रास्ते की जानकारी। इन पर सीधा हमला करने का मतलब था कि आप 1-2 आतंकियों को तो मार देते, लेकिन पूरा नेटवर्क जमीन के नीचे चला जाता और कुछ महीनों में फिर से खड़ा हो जाता। तो असली मकसद था नेटवर्क की कमर तोड़ना। सही बात है। कोई आतंकी नहीं बन जाता।
एक पढ़े लिखे शहरी फौजी ऑफिसर ने खुद को एक कट्टर बदला लेने वाले कश्मीरी लड़के इफ्तिकार भट्ट में बदला कैसे? ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शारीरिक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। उन्होंने महीनों तक कश्मीरी लहजे, वहां की कहावतों और बॉडी लैंग्वेज पर काम किया होगा, लेकिन सबसे जरूरी थी कहानी। उनकी कहानी थी, आर्मी ने मेरे भाई को एनकाउंटर में मार दिया है, मुझे बदला लेना है। और इस कहानी को सिर्फ सुनाना नहीं था, इसे जीना था। उनकी आंखों में वो गुस्सा, आवाज में वो नफरत और दर्द लाना पड़ा होगा जो असली लगे। उन्होंने आतंकियों के मनोविज्ञान को पकड़ा और ठीक वही कहानी सुनाई जो वो सुनना चाहते थे। और वो 2 हफ्ते उन आतंकियों के साथ रहे। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस दौरान उन पर क्या गुजरी होगी। हर पल पहचान जाहिर होने का डर। हर पल एक इम्तिहान था। आप कैसे खाते हैं, कैसे नमाज पढ़ते हैं, सोते हुए क्या बड़बड़ाते हैं, एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। उन्होंने ना सिर्फ उनका भरोसा जीता, बल्कि उनके ठिकानों, हथियारों और गुप्त रास्तों की सारी जानकारी अपने दिमाग के नक्शे में उतार ली। ये सिर्फ बहादुरी नहीं, ये जबरदस्त मानसिक अनुशासन का काम है। और फिर वो आखिरी पल आया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, जब सज्जार ने उन पर बंदूक तान दी। मेजर शर्मा 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने शांत लेकिन धारदार आवाज में कहा, भाईजान, मैंने अपनी पूरी बात साफ बताई थी। अगर अब भी भरोसा नहीं है तो चलो अभी मुझे गोली मार दो। ये पल किसी भी कमांडो की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। दिमाग पर इतना दबाव होता है कि शरीर साथ छोड़ देता है। लेकिन उन्होंने ठीक उल्टा किया। बिल्कुल, उन्होंने सामने वाले के शक को ही अपना हथियार बना लिया। उनकी वो शांत चुनौती, मार दो गोली, एक मनोवैज्ञानिक दाव था। इसने आतंकियों को 1 सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर किया, और बस वही 1 सेकंड उन्हें चाहिए था। जैसे ही वे थोड़ा सा पलटे, मेजर शर्मा ने बिना एक पल गवाए अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और दोनों को ढेर कर दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं, ये दिमागी शतरंज था। इस अद्भुत साहस के लिए 2005 में मेजर मोहित शर्मा को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया। इस मिशन ने उन्हें एक हीरो तो बना दिया, लेकिन वर्दी के पीछे की दुनिया भी चल रही थी। हाँ, उनकी मुलाकात आर्मी सर्विस कोर में तैनात कैप्टन रेशमा सरीन से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में एक प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया, जो उनकी असाधारण क्षमताओं का एक बहुत बड़ा सम्मान था। एक प्रशिक्षक की भूमिका मतलब फील्ड ऑपरेशन से दूर एक स्थिर जिंदगी। बिल्कुल, और एक फौजी की जिंदगी में ऐसे पल बहुत कीमती होते हैं। उन्हें हमेशा पता होता है कि शांति का हर लम्हा उधार का हो सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, जब अक्टूबर 2008 में कश्मीर में हालात फिर बिगड़े तो उन्हें वापस बुला लिया गया। ये पैरा एसएफ के उस सिद्धांत को सच साबित करता है। जब घाटी आग मांगती है तो पैरा एसएफ को ही बुलाया जाता है। और यहीं से उनके अंतिम मिशन की जमीन तैयार होती है। मार्च 2009 कुपवाड़ा के हफरूदा के घने जंगलों से घुसपैठ की खबर आई। मिशन बेहद मुश्किल था। घना जंगल, जमीन पर जमी बर्फ, और दुश्मनों की संख्या और उनकी लोकेशन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। देखिए, जंगल युद्ध की अपनी ही जटिलताएं हैं। यहाँ दुश्मन अदृश्य होता है। हर पेड़, हर पत्थर के पीछे खतरा हो सकता है। और बर्फ पर मिले वो पैरों के निशान। हाँ, उनका विश्लेषण बहुत दिलचस्प था। एक ही निशान पर कई लोगों के पैर रखे गए थे। ये दिखाता था कि ये सिर्फ आम घुसपैठिए नहीं, बल्कि उच्च प्रशिक्षित आतंकवादी थे जो अपनी संख्या और दिशा छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि उनका पीछा किया जा रहा है। सही बात है। 21 मार्च की सुबह उनकी टीम का सामना आतंकियों से हो गया। टीम पर चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। इस शुरुआती हमले में उनके एक साथी कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो गए। मेजर शर्मा ने तुरंत अपनी टीम को कवर लेने का आदेश दिया, लेकिन वो समझ चुके थे कि आतंकियों ने उनकी टुकड़ी को घेरना शुरू कर दिया है। यही उनके नेतृत्व की असली परीक्षा थी। जब उन्होंने अपने 2 साथियों को दाईं ओर बढ़ने का इशारा किया और उन पर भारी फायरिंग हुई तो उन्होंने तुरंत स्थिति को पढ़ लिया। वो समझ गए थे कि ये एक एम्बुश है। हाँ, वो समझ गए कि दुश्मन ने उन्हें लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर एक अर्ध घेरे यानी सेमी सर्कल एम्बुश में फंसा लिया है। ये क्लासिक गुरिल्ला रणनीति है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इसके बाद जो हुआ वो एक सच्चे लीडर की पहचान है। जब उनके साथी पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे तो वो खुद दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे ताकि उन्हें कवर मिल सके। हवलदार राजीव ने चिल्लाकर कहा, सर पहले आप कवर में आइए। लेकिन मेजर मोहित का जवाब था, नहीं राजीव, तुम आगे बढ़ो, मैं बाद में आता हूँ। और उनकी ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एक गोली उनकी बाईं बाह में आ लगी। ये एक लीडर के चरित्र का सार है।
सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा स्वयं से पहले, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी रगों में था। उन्होंने अपनी सुरक्षा से पहले टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। बिल्कुल, दर्द की परवाह किए बिना वो चट्टान की तरह डटे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो हटे तो उनकी टीम खत्म हो जाएगी। लड़ाई का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब लांस नायक सुभाष सिंह ग्रेनेड लॉन्चर यानी MGL चलाते हुए घायल हो गए। आतंकियों को लगा कि अब उनकी सबसे बड़ी आफत खत्म हो गई, अब ऊपर से ग्रेनेड नहीं आएंगे। जमीन पर पड़ा MGL उठाया और एक के बाद एक लगातार 6 ग्रेनेड दाग दिए। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक तरह से हारी हुई बाजी को पलटने जैसा था। उन 6 धमाकों ने न सिर्फ 4 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया, बल्कि पूरे एम्बुश को तोड़ दिया। लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल गया। अपनी बाह में गोली लगने के बावजूद असहनीय दर्द में भी उन्होंने मिशन को प्राथमिकता दी। उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही खत्म कर दिया। फायरिंग लगभग थम चुकी थी। जैसे ही मेजर मोहित अपनी टीम के साथ कवर की ओर दौड़े, तभी पीछे से एक घातक गोली आई और उनके शरीर को पार कर गई। वो डगमगा गए। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उस हालत में भी वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे, मैं ठीक हूँ। पहले बाकी लड़कों का ध्यान रखो। अगली सुबह मात्र 31 साल की उम्र में ये भारतीय शेर देश के लिए अमर हो गया। ये ऑपरेशन 5 दिन और चला। अंत में सभी 12 आतंकी मरे गए। लेकिन भारत ने भी मेजर मोहित शर्मा सहित 7 बहादुर जवान खो दिए। उनकी इस अभूतपूर्व वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ एक पदक नहीं है। नहीं, ये उस असाधारण साहस को सलाम है जिसने न सिर्फ दुश्मन को हराया, बल्कि अपनी पूरी टीम को भी बचाया। उनकी पत्नी मेजर रेशमा शर्मा ने उनकी शहादत के बाद कभी दोबारा शादी नहीं की। उनके शब्द उनके व्यक्तित्व की गहराई को बताते हैं। जिसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उससे आगे कोई रिश्ता कैसे शुरू करूं? तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक नायक आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ युद्ध के मैदान पर दिखाया गया एक आखिरी साहसी कार्य, या फिर ये उन अनगिनत छोटे छोटे फैसलों, सालों की ट्रेनिंग और उस अटूट दृढ़ संकल्प का नतीजा है जो उस एक निर्णायक क्षण तक ले जाते हैं? शायद मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि असाधारण साहस अक्सर साधारण परिस्थितियों में लिए गए असाधारण विकल्पों से ही पैदा होता है, चाहे वो घर वालों से छिपकर NDA का फॉर्म भरना हो या फिर गोलियों की बौछार में अपनी टीम के सामने खड़े हो जाना।